स्वागत है साथियों। हम लोग दृष्टि क्विक बुक में जो सामान्य विज्ञान है उसको समराइज़ कर रहे थे। तो इसमें यांत्रिकी चैप्टर चल रहा था। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी जो पॉइंट हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का पार्ट है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम, घर्षण, इन सबको हमने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कार्य क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट यही आपसे अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए कि कार्य क्या है, तो किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापन उत्पन्न करना क्या है, कार्य है। और इसका फार्मूला होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यानी कि F इंटू डेल्टा डी। ठीक है, तो ये इसका कार्य का फार्मूला है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार्य कैसी राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि है और इसका मात्रक होता है जूल। तो ये याद रखेंगे कि कार्य कैसी है, एक अदिश राशि है और इसका मात्रक होता है जूल। इसी प्रकार अगर ऊर्जा को देखें तो जो काम करने की क्षमता होगी उसी को कहते हैं ऊर्जा, और ऊर्जा कार्य की तरह है, एक अदिश राशि है ये भी, और इसका भी मात्रक क्या है, जूल। तो कार्य और ऊर्जा को याद रखेंगे, अदिश राशियाँ हैं और दोनों का मात्रक भी क्या होता है, जूल। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है गतिज ऊर्जा। गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है ना, उसे ही कहते हैं गतिज ऊर्जा। इसका फार्मूला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो ये जो है एक फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी को के से दर्शाते हैं। तो गति करने के कारण जो कार्य करने की क्षमता है उसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। और बहती हुई हवा में जो है गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, आइए देखते हैं। स्थितिज ऊर्जा जो है वो वस्तु की विशेष स्थिति के कारण जो काम करने की क्षमता होती है उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, और इसे कहते हैं पीई से दर्शाते हैं, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। जैसे खींचा हुआ गुलेल अगर है, गुलेल को खींच के रखा है तो उसकी स्थिति ऐसी है कि उसमें ऊर्जा संचित हो गई, जब वो छूटेगा तो पूरी अपनी ऊर्जा के साथ वो चलेगा। घड़ी की चाबी में जैसे आप चाबी भर दें, जो चाबी वाली घड़ी होती है, तो उसमें भी क्या हो गया कि जब तक वो चाबी पूरा अपना जितनी उसमें स्थिति उसकी आपने बना दी है वो उसमें एक ऊर्जा आ गई है। कई रूप में हो सकती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा। जैसे आप स्प्रिंग भी अगर खींच के या दबा के छोड़ दें तो उसकी जो स्थिति हो गई उसके कारण उसमें कार्य करने की क्षमता आ गई, तो उसे कहेंगे स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो होता है इसमें द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई से इसको निकाला जा सकता है, तीनों का प्रभाव होता है। तो पीई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये इसका फार्मूला है। और उस जो काइनेटिक एनर्जी के ई का था वो 1/2 mv² था। तो दोनों का याद रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी का ये के ई का है काइनेटिक एनर्जी का, और ये पीई का है, जहाँ पर m जो है द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h जो है ऊंचाई है। तो दोनों से अगर आपसे सवाल बनाए जाते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है ना ही इसका विनाश। तो अगर आपने गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को अगर जान लिया है कि दोनों गतिज और स्थितिज क्या हैं, तो अगर इन्हीं दोनों का योग कर दिया जाए तो उसे कहा जाएगा कुल यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग जो है उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि mgh प्लस 1/2 mv², यानी कि mgh जो था पी का था, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, और जो 1/2 mv² था, तो ये जो था ये आपका गतिज ऊर्जा था। तो दोनों जो है आपका अचर यानी कि कांस्टेंट आता है, जो इसकी यही है कुल यांत्रिक ऊर्जा होगी। ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊष्मा में, जो विद्युत ऊर्जा से प्रकाश या ऊष्मा में परिवर्तित करता है, तो यंत्र कौन सा यूज होता है, तो विद्युत बल्ब। यानी कि विद्युत बल्ब का कार्य क्या है कि विद्युत ऊर्जा से प्रकाश या ऊष्मा की ऊर्जा में उसको परिवर्तित करना। जो विद्युत सेल होता है वो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जो जल विद्युत प्रोडक्शन में, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होता है टरबाइन, तो वो स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में उसको कन्वर्ट करता है। मोटर विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इंजन ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो नाभिकीय ऊर्जा है, तो नाभिकीय ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा, और ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिकी ऊर्जा, और यांत्रिकी ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है। तो ये काम करता है परमाणु विद्युत गृह। तो परमाणु विद्युत गृह में तीन चीज़ें चलती हैं, नाभिकीय ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा बनती है,
उस ऊष्मीय ऊर्जा से यांत्रिकी ऊर्जा आती है और उस यांत्रिकी ऊर्जा से जो है विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो ये काम कहाँ होता है? परमाणु विद्युत गृह में। जो आपका स्पीकर यूज़ होता है जिसके ज़रिए आप सुन रहे हैं, तो देखिए ये हमारे पास से विद्युत ऊर्जा के फॉर्म में आपके पास जा रही है और आपको आवाज़ के रूप में सुनाई दे रही है, यानी कि विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। ट्रांसमीटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं ऐसे, कि जो चेंज करने वाले हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है डिटेल में, इसका याद भी रख सकते हैं और किताब में बहुत अच्छे से इसको डिस्कस भी किया गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम लोग देखते हैं पावर को। तो जो पावर है यानी कि शक्ति है, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। तो काम करने की दर या फिर ऊर्जा को चेंज रूपांतरण ट्रांसफॉर्म करने की दर जो है उसे शक्ति कहते हैं। तो इसे किसी समय में देखा जा सकता है कि कितने समय में कितना कार्य हुआ है, तो इसका होगा शक्ति बराबर कार्य बटे समय। इसका जो मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति सेकेंड। कार्य या सामर्थ्य जो है पावर, तो पहले कार्य की बात, हम लोग यहाँ शक्ति की बात कर रहे हैं, तो शक्ति में जो है शक्ति का मात्रक क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड। और जूल प्रति सेकेंड एक बड़ा नाम है, इसका नाम भी होता है वाट। तो वाट जो होता है दरअसल, वाट वह शक्ति है जिससे 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया गया हो, यानी कि 1 सेकंड में 1 जूल काम किया गया हो तो वो 1 वाट माना जाएगा। तो इसीलिए 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। 1 जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड है भी और इसे वाट भी कह सकते हैं। तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया गया है, इसे ही कहेंगे 1 वाट। जो ऊर्जा स्थानांतरण की जो हाई रेट है उनमें किलोवाट में व्यक्त किया जाता है, यानी कि 1000 वाट को 1 किलोवाट की संज्ञा दी जाती है। अगर इसका व्यावसायिक मात्रक देखें तो देखिए ऊर्जा जो जूल है वो बहुत छोटा मात्रक है। जब हम इसको बड़े रूप में ले आते हैं, प्रयोग करते हैं, तो बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं और उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं किलोवाट घंटा। तो जो किलोवाट घंटा है ना, वो ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के स्रोत को 1 घंटा तक उपयोग करने में व्यर्थ। जैसे आपने कोई 100 किलोवाट का 100 वाट का बल्ब लगाया या 20 वाट का बल्ब लगाया, तो वो 1 घंटा तक चलता है, तो वो कितनी एनर्जी खर्च करेगा वही निकाला जाता है। तो यहाँ पर एक आपको दिया भी गया है कि जैसे 1 किलोवाट पर आर का दिया हुआ है, 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, तो 1000 वाट गुणे 3600 सेकेंड, यानी कि लगभग यहाँ 36 लाख जूल दिया गया है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट पर आर का ये दिया गया 1 किलोवाट घंटा। जो घर हैं, उद्योग हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, वहाँ पर जो खर्च होती है ऊर्जा, उसको यूनिट में, जैसे आप घर में बिजली यूज़ होती है तो उसको कहते हैं कितने यूनिट खर्च हुआ है, तो पर यूनिट आपका चार्ज भी पड़ता है। तो वो यूनिट क्या है? एक्चुअली 1 किलोवाट आर है, यानी कि 1 किलोवाट घंटा, 1 यूनिट चल गया तो 1 किलोवाट घंटा आपने चला लिया। और चूँकि भाई बिजली जो उत्पादन होता है तो वो बहुत बड़े स्तर पर होता है, जो आपके विद्युत संयंत्र हैं, विद्युत उत्पादन केंद्र हैं, तो वहाँ पर इसको देखेंगे आप कि कितने मेगावाट क्षमता का दिया जाता है, गीगावाट में दिया जाता है। तो 1 मेगावाट बराबर कितना होता है? तो वो होता है 10⁶ वाट। ठीक है, तो 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट जो है वो मेगावाट का, तो जनरली आपको उसको शॉर्ट में मेगावाट बोल दिया जाता है। अब उसको अगर जूल में करेंगे तो मीटर पर जो जूल प्रति सेकंड है तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, वाट में बहुत छोटा, बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी ना। तो इसीलिए उसको छोटे में लिखने के लिए जो बड़े स्तर पर बिजली का प्रयोग होता है तो इस तरीके के मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, ये तो रहा हमारा पूरा। अब इसके बाद आगे देखते हैं द्रव्यों के यांत्रिक गुण जो होते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, और तीनों में हम लोग देखेंगे क्या प्रमुख बातें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए। सबसे पहले जानते हैं ठोस के बारे में। तो जिसमें प्रत्यास्थता है वो ठोस है, इसका एक यांत्रिक गुण है। ठोस पदार्थ का यांत्रिक गुण होता है प्रत्यास्थता, यानी कि इलास्टिसिटी क्या है। इलास्टिसिटी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा कि कोई ऐसा गुण जो अगर उस पर कोई बल लग रहा हो तो उस पर प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति और आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, प्रत्यास्थता कहलाता है। जैसे प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक क्या करता है कि जब किसी पदार्थ में उसको बदला जाता है तो अपनी प्रारंभिक आकृति आकार प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति नहीं होती, यानी कि अस्थायी रूप से वैसा ही वो बदल जाता है जैसे उसको बदला जाता है। तो प्लास्टिक, इसी गुण को प्लास्टिक या प्लास्टिकता कहते हैं, जिसको आप नॉर्मल नाम से प्लास्टिक ही जानते हैं। इसकी क्या कोई सीमा होती है? तो बिल्कुल इसमें एक सीमा होती है कि किसी पदार्थ पर लगाए गए विरूपक बल की उस सीमा को, उसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, उस पदार्थ की प्रत्यास्थता सीमा कहते हैं। उसके बाद एक आता है प्रतिबल।
ये स्ट्रेस क्या है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं, और जो प्रतिबल का है मात्रक वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे कहते हैं पास्कल। जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। विकृति को देखें तो वस्तु के एकांक आकार में होने वाले तुलनात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं, और ये एक तुलना है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। एक आता है हुक का नियम, हुक्स लॉ। ये हुक का नियम क्या है? तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत किसी पदार्थ पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है। अभी समझते जाइए, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ना, मैं उसको लेके आता हूँ आपके सामने। प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल। इसमें दिया है यंग मॉड्यूल्स यानी कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ये क्या है? तो ये दरअसल अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात होता है, इसे कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। और इसका जो अप्लाइड साइंस में है उसका प्रयोग क्या है? तो कोई पदार्थ कितना कठोर है यही देखने के लिए निकाला जाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यानी कि कोई पदार्थ कितनी आसानी से मोड़ा जा सकता है, खींचा जा सकता है, तो इसको इसी के जरिए पता लगाया जा सकता है। तो समझ सकते हैं कि जिसका ये गुणांक ज़्यादा होगा तो उनके लिए उनमें परिवर्तन करने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। तो थोड़ा समझते हैं कि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है उसके बढ़ते हुए क्रम में, अर्थात कठोरता बढ़ते हुए क्रम में देख लेते हैं। तो यहाँ आपको एक दिया गया है रबर, नायलॉन, लकड़ी, अस्थि, सीसा, एल्यूमिनियम, दांत का इनेमल, पीतल, टाइटेनियम, स्टील, टंगस्टन, ग्राफीन, हीरा, कार्बाइन। तो दरअसल ये जो पूरा आपका दिया हुआ है इस बुक में, ये क्या है कि इनकी जो स्टिफनेस है यानी कि कठोरता है उनके बढ़ते हुए क्रम में है। तो इनको यहाँ से आप बता सकते हैं कि सबसे कठोर कौन सा है। तो कार्बाइन आपका सर्वाधिक कठोर हुआ, उससे कम हीरा, फिर ग्राफीन, टंगस्टन, फिर स्टील, फिर मुलायम में आते जाएंगे धीरे धीरे पीतल, इनेमल, एल्यूमिनियम, सीसा, अस्थि, लकड़ी, नायलॉन और रबर। रबर लास्ट में आ जाएगा। तो इन वस्तुओं को अगर जो कठोरता के क्रम में लगाने के लिए आ जाए तो आप इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है इनके बढ़ते हुए क्रम में इनको लगाया गया है। ठीक है। और आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ही पदार्थ से बने विभिन्न लंबाई के तार अगर हों और उन पर एक समान भार से खींचा जाए तो सबसे लंबे तार में हुई वृद्धि जो होगी वो सर्वाधिक भी होगी, क्योंकि जो जो सबसे छोटा तार होगा उसमें न्यूनतम वृद्धि होगी। थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर जो एक ही पदार्थ से बना हो, अलग अलग लंबाई के तार हों और उनको एक बराबर भार यानी कि एक बराबर बल से खींचा जाए, तो जो सबसे लंबा तार होगा ना उसमें वृद्धि सर्वाधिक होगी और सबसे छोटा तार होगा उसमें वृद्धि न्यूनतम होगी। तो ये आपसे अगर स्टेटमेंट में पूछा जाए सही गलत करने के लिए तो आप उसको यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये रहा आपका ठोस। अब आइए देखते हैं तरल। तरल क्या है? तो द्रव का आयतन निश्चित होता है और गैस जो होता है पात्र के आयतन को भर देता है। जो गैसों का द्रवों के समान जो है वो पृष्ठ नहीं होता है, अतः द्रवों के समान पृष्ठ तनाव का गुण गैसों में दिखाई नहीं देता है। तो जो पदार्थ प्रवाहित होते हैं तरल कहलाते हैं, और द्रव और गैस तरल हैं। ठोस के विपरीत तरलों की अपनी निश्चित आकृति नहीं होती। तो अगर द्रव और गैसों में मेन जो अंतर है वो देखा जाए तो मैंने आपको यही शुरुआत में बताया कि द्रव का आयतन जो होता है वो निश्चित होता है और गैस जो होता है वो पात्र के कुल आयतन को भर देता है। यानी कि द्रव को आप जितना डालेंगे उसका आयतन फिक्स रहेगा, लेकिन गैस को आप थोड़ा भी डालेंगे तो पूरे आयतन को क्या करेगा, वो फिक्स कर लेगा। चाहे आप कमरे में डालेंगे चाहे आप उसको किसी बर्तन में डालेंगे, जो उसका आयतन होगा उसको वो भर देगा। और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि गैसों का द्रवों के समान पृष्ठ नहीं होता है, इसलिए द्रवों के समान पृष्ठ तनाव का गुण गैसों में दिखाई नहीं देते हैं, सरफेस टेंशन उसमें नहीं होता है। तो जो एक आता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि अंतर आणविक बल, ये क्या है? दरअसल जो ठोस है उनमें जो अंतर आणविक जो बल है वो अधिक होता है। तो कैसे समझ सकते हैं इसको? तो जो प्रत्येक पदार्थ होता है छोटे छोटे कण से बना होता है, इन्हें ही कहते हैं अणु, और इन्हीं अणु के बीच में काम करता है एक बल, इसे ही कहा जाता है अंतर आणविक बल। अब दो प्रकार के होते हैं, एक कोहेसिव होते हैं, एक एडहेसिव होते हैं। इनको समझने की कोशिश करेंगे, ससंजक बल और आसंजक बल। तो कोहेसिव फोर्स को पहले देखेंगे। तो जो कोहेसिव फोर्स लगता है वो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच में होता है। जो एडिसिव होता है वो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है। जैसे मैं कहूँ कि पानी की दो बूंदें, इनके बीच में जो बल लगेगा वो कोहेसिव होगा, एक ही पदार्थ है ना, तो पानी की दोनों बूंद मिलेंगी तुरंत एक बूंद बन जाएगी। और जब दो पदार्थ होगा, भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगेगा, तो जैसे पानी को आप किसी चीज़ पे गिरा दें, बर्तन पे गिरा दें,
तो पदार्थ अलग हुआ, जल अलग हुआ, दोनों के अणु के बीच में पानी उस पर चिपक जाएगा, तो ये क्या हुआ, एडिसिव, उस पर चिपक रहा है ना। तो ये चिपकने का गुण असंजक में है, सत्संजक में जाके वो मिल जाता है। ठीक है, दोनों चिपकने से ही संबंधित है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि एक पदार्थ का अगर होगा तो सत्संजक बल होगा, और जो असंजक बल एडेसिव होगा वो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच काम करेगा। तो अब ये जो कोई चीज़ भीग जाती है वो कैसे होती है, तो दरअसल जो एडेसिव बल है, असंजक बल, वो क्या होगा कि अगर वो कोहेसिव से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसको भिगो देगा भाई, ज़्यादा उसके अणु जो है एडिसिव, उसमें ज़्यादा है एडिसिवनेस। जैसे जल के अणुओं से कांच का पृष्ठ भीग जाता है। जब किसी द्रव ठोस युग्म के लिए असंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से कम होता है तो वह द्रव उस ठोस को गीला नहीं कर पाता। इतना डेप्थ में मत जाइए, आप समझिए कि उसका जो एडेसिव बल है, फोर्स है, वो कम हो गया। किससे? जो उसका कोहेसिव बल था, कोहेसिव फोर्स। मैं बार बार एडेसिव कोहेसिव इसलिए बोला क्योंकि असंजक ससंजक में बार बार एक ही जैसा नाम लगेगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो जब एडेसिव बल ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, भीग गया। जब एडेसिव बल कम हो गया तो वो नहीं भीगेगा। जैसे पारे को आप डालिए कांच पर तो क्या चिपकेगा? नहीं, क्योंकि वहाँ एडेसिव बल जो है वो कम है, और जो पारे का अपना कोहेसिव फोर्स है ना वो इतना तगड़ा है कि वो अपने में ही मस्त है, वो किसी कांच में आके नहीं चिपकेगा। अभी तेल और पानी का थोड़ा सा समझते हैं, तेल पानी का चक्कर क्या है। क्योंकि दरअसल क्या होता है कि अगर तेल में पानी डालोगे ना तो पानी जो है वो सिकुड़ जाता है, वो फैलता नहीं है तेल की पूरी सतह पे। और यही काम उल्टा कर लो कि कोई पानी हो उस पर एक बूंद तेल गिरा के देख लो तो वो फैल जाएगा। तो यहाँ भी ये जो कोहेसिव और एडेसिव है ना, इसको ढंग से पढ़ के समझिएगा। ठीक, तो क्या होगा कि जब इसमें जिसका जल का जो ससंजक बल होगा वो अधिक होगा, ठीक, और जो तेल का ससंजक बल होगा वो कम होगा। तो यहाँ पर इसको समझने वाली बात है कि तेल तथा जल के बीच असंजक बल जल के ससंजक बल से कम होता है, परंतु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। ठीक, अब समझिए क्या है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। जो पृष्ठ तनाव है ना, कोई भी द्रव हो, इनके बीच में एक कोहेसिव, मैंने कहा ना कि समान द्रव है तो उनके बीच में जो अणु होते हैं उनके बीच में, अणुओं के बीच का ही ये बल है, अंतर आणविक बल की बात हो रही है, ये कोहेसिव एडिसिव। तो क्या होगा, उनमें कोहेसिव फोर्स लगातार बना रहेगा। तो जो उसका बाहरी एरिया होगा ना वो उसको बहुत कम क्षेत्रफल में कम से कम रखने की कोशिश करेगा। तो उसी कम से कम रखने की वजह से क्या होगा, उसके पृष्ठ में तनाव हो जाएगा। जैसे बूंद अगर आपने पानी गिराई तो वो बूंद गोली बनना चाहेगी, तो उसका जो बाहरी लेयर होगा ना, वो बाहरी लेयर कम से कम क्षेत्रफल लेना चाहेगी, तो कम से कम क्षेत्रफल लेने के लिए उसे गोलाकार रूप में वो ले लेता है। तो इसीलिए उस पर बड़ा तनाव रहता है, इसी को कहते हैं सरफेस टेंशन। ये जब बढ़ता घटता है तो हमारे व्यवहारिक जो दैनिक जीवन है उनमें काफ़ी परिवर्तन आ जाता है उपयोग में। थोड़ा सा साइंटिफिक बातें सीख लेते हैं तब व्यवहारिक पे आते हैं। किसी द्रव का जो पृष्ठ तनाव होता है उस कार्य के बराबर होता है जो नियत ताप पर उस द्रव के मुक्त पृष्ठ के क्षेत्रफल में 1 मीटर स्क्वायर की वृद्धि कर दे। चलो जो लिखा है समझने के लिए लिखा है, समझिए। अगर किसी द्रव का ताप बढ़ा दिया जाए तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसको ऐसे सुन लीजिए, अभी आगे समझाते हैं कि द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ये बात याद रखिएगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। इसका जो मात्रक होता है वो एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर या जूल प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसका अपना उपयोग देखते हैं, जो इसकी घटनाएं हैं कहाँ होती हैं। कपड़ा तो सभी धुलते होंगे, साबुन डिटर्जेंट वगैरह का प्रयोग करते होंगे। पानी से कपड़ा काहे नहीं साफ होता है? सरफेस टेंशन को थोड़ा कम करना पड़ेगा ना। साबुन मिला दीजिए, सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। तो देखिए वही बात यहाँ लिखी है कि साबुन का घोल कपड़ों के उन छोटे छोटे छिद्रों में भी पहुँचता है जहाँ शुद्ध जल नहीं जा सकता। इसके बाद साबुन और मैल के कण आपस में असंजक बल के कारण चिपक जाते हैं और कपड़े को साफ कर देते हैं। अगर साबुन डालने के बाद भी आपका दाग नहीं छूट रहा है तो थोड़ा उसको गर्म कर दीजिए। गर्म करेंगे तो क्या होगा, अभी मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर सरफेस टेंशन में कि जब भी द्रव का ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। तो उस साबुन वाले पानी को क्या करना है, आपको थोड़ा गर्म कर दीजिए। गर्म करेंगे तो कपड़े और अच्छे साफ हो जाएंगे।
ये बताइए कि जब पतली सुई होती है वो पानी में अगर आराम से रखिए, सीधा मत रखिए, डालिए, फ्लैट करके रखिए, तो वो पानी में तैरने लगेगी। जबकि वो तो लोहा है, क्यों तैरने लगता है? स्टील लोहा वगैरह क्यों तैरने लगता है? तो तैरने का कारण पृष्ठ तनाव है, क्योंकि वहाँ पर जो उसका पृष्ठ तनाव, उसी के कारण वो पानी में तैरता रहता है। ये पूछा सकता है कि पतली सुई पानी पर क्यों तैरती रहती है? अपने पृष्ठ तनाव के कारण। साधारण जो जल का पृष्ठ तनाव, उसके कारण। साधारण जल की अपेक्षा साबुन के घोल से अधिक बड़े बुलबुले बनाए जा सकते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव उसका कम हो जाएगा तो उसका बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। छिड़काव फुहार से ठंडक उत्पन्न होती है, इसका भी कारण पृष्ठ तनाव है। जब सूप पीते हैं ना तो गर्मा गर्म सूप पीना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि जो आपकी जीभ है ना, उसके अधिक क्षेत्रफल पे वो बढ़िया एब्जॉर्ब होता है, तो बहुत अच्छा टेस्ट मिलता है। इसलिए आपको ठंडा सूप उतना अच्छा नहीं लगता, गर्म सूप अच्छा लगता है। तो ये भी एक सरफेस टेंशन का उदाहरण है, ठीक है। और यही काम किया जाता है मच्छरों के साथ। तो जो जल पर मच्छरों के लार्वा होते हैं तो उनको मारने के लिए क्या करते हैं? केरोसिन वगैरह तेल छिड़क देते हैं। तो वो तेल और केरोसिन छिड़कने से जो मरते होंगे सो मरते होंगे, ज़्यादा मरते इससे हैं कि जैसे ही तेल केरोसिन डाला जाएगा तो वो क्या होगा कि उसका सरफेस टेंशन जो पानी का है, जो उस पर एक लेयर बनी हुई थी सरफेस टेंशन की, वो कमज़ोर हो जाती है। तो उसमें क्या होगा, लार्वा जो तैर रहे होते हैं वो पानी में डूब जाता है। जैसे जो सुई तैर रही थी वहीं पे तेल डाल दीजिए तो वो डूब जाएगी, वैसे यहाँ भी क्या होगा, वो तैर रहे हैं वहाँ पे पानी डाल दीजिए तो वो डूब जाएगी। अब वहाँ पे श्वसन नहीं कर पाएंगे तो मर जाएंगे, इसलिए छिड़काव कर दिया जाता है। जो पारे की छोटी छोटी बूंदी होती हैं वो अपने सरफेस टेंशन के कारण ही गोला रहती है। दरअसल ये सारे क्वेश्चन पूछे गए इसलिए मैं सबको डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। जो पानी की बूंदें बरसती हैं, वर्षा की बूंदें, तो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही उनका आकार जो है गोलाकार होता है। और चूँकि आपने अभी देखा ही उसका अप्लाइड कि तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो पानी की अपेक्षा कम होता है, तभी तो वो मच्छर के लार्वा डूब जाते हैं कि पानी पर बढ़िया सरफेस टेंशन मिलता है, उस पर एक लेयर पे तैरते रहते हैं। जैसे ही आपने तेल डाला वैसे ही वो डूब गए, और यही कारण भी होता है कि तेल पानी के तल पर फैल जाता है। तो ये रहा आपका सरफेस टेंशन। अब थोड़ा सा समझते हैं केशिकत्व। केशिकत्व का भी हमारे दैनिक जीवन बहुत उपयोग है, यानी कि कैपिलरी एक्शन। ये केशिकत्व क्या है? तो केशिकत्व के लिए सबसे पहले समझिए केश नली। केश नली क्या है? एक ऐसी नली जिसका छिद्र बहुत बारीक हो, ठीक, यानी कि एकदम पतली सी सुराख पाइप बाल जैसी। तो केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने, यही केश नली हो गई। तो केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की घटना को ही कहा जाता है केशिकत्व। इसमें कोई अलग से फोर्स नहीं लगता है। तो समझिए, जो द्रव कांच को भिगोते हैं वे कांच की केश नली में ऊपर की ओर चढ़ते हैं, और जो नहीं भिगोते हैं वो नीचे की ओर गिरते हैं। दोनों में अंतर क्या है? जल और पारे का। तो जल भिगोता है इसलिए वो ऊपर चढ़ता है कांच में, केश नली में, और पारा नहीं भिगोता है इसलिए वो नीचे जाता है। तो समझने वाली बात यह है कि केश नली में ऊपर चढ़ने वाले दो द्रवों में जिसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा वह केश नली में अधिक ऊपर चढ़ेगा। अगर दो चीज़ों में रख दिया जाए कि तो देखा जाएगा किसका सरफेस टेंशन अधिक है, तो वही वाला ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसको आप ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो इसके जो कैपिलरी एक्शन के जो कुछ हमारे व्यवहारिक जीवन में उपयोग हैं इनको देख लेते हैं। कि लालटेन में मिट्टी का तेल पड़ा होता है तो वो कैसे ऊपर चढ़ता है तेल? तो कोई अलग से तो फोर्स लगाया नहीं जाता, तो वो केशिकत्व के जरिए ही चढ़ जाता है। मोमबत्ती में भी मोम पिघलता जाता है और उसकी जो बत्ती है उसके सहारे वो चढ़ता जाता है, ठीक है। तो केश नलियों के सहारे चढ़ता है, बत्ती जलती रहती है। अभी एक बाल्टी में तौलिया एक किनारा केवल डाल के रख दीजिए, 1 घंटे बाद जाइए पूरा तौलिया भीगा होगा, तो आप सोचेंगे थोड़ा ही तो गिरा था, पूरा काहे भीग गया? तो दरअसल जो केश नलियाँ हैं ना, उनके जरिए जो है पूरा तौलिया धीरे धीरे सूख लेता है पानी को, तो कहते हैं वो सूख लिया, दरअसल वो केश नली के जरिए ऊपर चला गया। ये बार बार खेतों की जुताई काहे कराई जाती है, खाली खेत की? दरअसल क्या होता है कि जब वर्षा होती है, सिंचाई होती है, तो उसके बाद खेतों की जुताई नहीं की जाएगी, तो जो केश नलियाँ अगर बनी रहेंगी तो वहीं से पानी सारा ऊपर उठ जाएगा, और जब जुताई कर देंगे तो केश नलियाँ टूट जाएंगी, तो क्या होगा, मिट्टी नम बनी रहेगी। इसलिए उसकी बार बार जुताई कर दी जाती है। आप लोग लगता होगा कि जुताई करने के बाद तो और सूख जाएगा, नहीं, ऊपर की मिट्टी सूखेगी, नीचे की नमी बरकरार रहेगी, ठीक है, ये ध्यान रहे। आपने नींबू वाली पेन अगर चलाई हो तो देखेंगे उसका जो पेन की नोक है उसके बीच में उसको चीर दिया जाता था, तो वो भी केश नली बनाई जाती है, वो पतली सी, इसीलिए स्याही उसमें ताकि चढ़ती रहे, पेन लिखता रहे। पौधों की जड़ों द्वारा मृदा से जल अवशोषित करना भी केशिकत्व का एक उदाहरण है। इसके बाद आइए देखते हैं उत्प्लवन। ये उत्प्लवन क्या है? तो उत्प्लवन जो होता है, दरअसल अगर किसी वस्तु को डुबोने पर, कोई भी चीज़ डुबोइए तो आपको ऊपर की ओर एक धक्का देता है। जैसे आप एक गुब्बारे को ले लीजिए और उसको पानी में डुबोइए,
तो क्या डुबो पाएंगे? एक बड़ा फोर्स लगाना पड़ता है ना, जैसे लगता है नीचे से भी कुछ ताकत लग रहा है, उसी को कहते हैं उत्प्लवन बल। क्या ये द्रवों में होता है, गैसों में नहीं? तो गैसों में भी होता है, गैसें भी द्रव की तरह उत्प्लवन बल लगाती हैं। तो इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा उनको समझते हैं। जब किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उसके भार से कम होता है तो वह वस्तु तरल में डूब जाती है। यानी कि जो उत्प्लावन बल लग रहा था, अगर वो कम हो जाएगा तो डूब जाएगी, जबकि उत्प्लावन बल के अधिक रहने पर वस्तु तरल की सतह पर तैरती रहेगी। तो इसी पर आता है आर्किमिडीज लॉ। आर्किमिडीज का सिद्धांत किस पर आधारित है? उत्प्लावन के नियम पर सिद्धांत है। तो इनका क्या कहना है? तो इन्होंने दिया कि कब डूबेगी कब नहीं डूबेगी, तो एक सिंपल लॉ दे दिया। किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डूबी किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लवन बल उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। मतलब जितना वो द्रव हटा रहा है, अगर अपने भार के बराबर, जितना अगर वो तैर रहा है तो वो जितना पानी हटा रहा है वो उसके भार के बराबर होगा, तो वो तैरता रहेगा। और यही कम ज़्यादा होगा तो डूबने और तैरने की घटना होती रहेगी। तो घनत्व भी इसमें निर्भर करता है कि जिस वस्तु का घनत्व होगा कम होगा, उसका आयतन ज़्यादा होने के कारण उस पर उत्प्लावन बल उसके भार से ज़्यादा होगा और वह वस्तु डूबेगी नहीं बल्कि तैरती रहेगी। जैसे लकड़ी का घनत्व तो पानी से कम होता है और वह पानी की सतह पर तैरती रहती है। तो इस तरीके से उत्प्लावन बल के भी यहाँ पर, और एक और घनत्व को लेके आप देख सकते हैं कि यहाँ देख लेते हैं। लोहे का एक टुकड़ा पानी में डूब जाता है जबकि पारे पर तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि लोहे का घनत्व तो पारे से कम मगर जल से ज़्यादा होता है। इसी प्रकार जो हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा वायुमंडल में ऊपर उठता चला जाता है, क्योंकि गैस से भरा गुब्बारे का औसत घनत्व जो होता है वो वायु से कम होता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली बात है बर्फ़ का। जो बर्फ़ का घनत्व होता है वो जल की अपेक्षा कम होता है, जबकि जल से ही बनता है, लेकिन उसका घनत्व जो होता है जल से कम होता है, जल का 9/10 गुना होता है। इसीलिए जो 1/10 भाग बचा है ना, वही जल के बाहर निकला रहता है। तो कोई भी बर्फ़ अगर आप डालेंगे गिलास में, बर्फ़ का अगर कोई टुकड़ा, तो उसका 1/10 भाग है वो ऊपर रहेगा, 9/10 भाग नीचे डूबा रहेगा। ठीक है, और वो तैरता रहेगा, पूरी तरीके से डूबता नहीं, आंशिक रूप से। ठीक। तो दाब के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। प्रेशर, प्रेशर का मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और इसको पास्कल भी कहते हैं। दाब जो है एक अदिश राशि है। दाब क्या होता है? तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को कहते हैं दाब। तो इसके लिए एक आप सिंपल सा नियम समझिए कि किसी नियत बल के लिए क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। जैसे अगर ये ना समझ में आया हो तो दीवार में एक लोहे की कील लगाइए, लोहे की कील को उल्टा ठोकिए, जिधर से वो उसका माथा रहता है उधर से ठोकिए, दीवार में घुसेगा नहीं, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा है ना। तो जिसका क्षेत्रफल कम है नुकीला वाला हिस्सा लगाइए दीवार में और मारिए हथौड़ी, देखिए घुस जाएगा। तो आसानी से ठोका जा सकता है। ऐसे ही गुब्बारा लीजिए, नाखून से फोड़िए तो फोड़ने में फूट तो जाएगा लेकिन थोड़ा ताकत लगेगी। और सुई लीजिए, खाली छुआ भर दीजिए, देखिए निपट जाएगा गुब्बारा। तो आप समझ सकते हो कि ये जो आता है कि एकांक के क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक। और इसका मात्रक क्या हुआ? तो पास्कल यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इसका मापन बैरोमीटर से होता है। समुद्र तल पर, इसको याद रखेंगे कि समुद्र तल पर ये 1.013 मल्टीप्लाइड बाई 10⁵ पास्कल है। इसे एक वायुमंडलीय दाब भी कहते हैं। दरअसल ये कांच नली में पारा जो है भरा होता है, उसी युक्ति से इसको बनाया जाता है। और 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट का होता है वो कांच, उसमें पारा 76 सेंटीमीटर लंबा कॉलम भरा होता है, उसी के भार के बराबर एक वायुमंडलीय दाब होता है। तो ये साइंटिफिक है, लेकिन आपको जो याद रखना है वो बैरोमीटर का पठनांक देखना है कि कैसे पूर्वानुमान लगाते हैं। जो ये बैरोमीटर का उसमें बना होगा, तो अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक नीचे गिरने लगे, कम होने लगे, तो क्या होगा? आंधी आने की संभावना प्रबल हो जाएगी। इसी से बता देते हैं कि अब आंधी आने वाली है, क्योंकि वहाँ पर जो दाब है तो बहुत जल्दी तेज़ी से नीचे गिरता है। तो वहाँ पर वायुदाब अगर कम हो जाएगा तो चारों तरफ वायुदाब अधिक होगा, सारी हवाएं इकट्ठा आएंगी और इकट्ठा क्या हो जाएगा? चक्रवात बन के उड़ा देगा, तो आंधी आने की संभावना होगी। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो ये होता है कि भाई वायुदाब कम हो रहा है, तो वायुदाब कम होगा, तापमान अधिक होगा, तो वर्षा होने की संभावना अधिक होगी। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, वायुदाब बढ़ता है, तो ये वायुदाब बढ़ेगा तो क्या होगा? दिन साफ रहने की संभावना होगी। ठीक। तो ये रहा आपका बैरोमीटर का पाठ्यांक
कि कैसे अचानक नीचे गिरना, धीरे धीरे नीचे गिरना और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, तो कैसे इनसे हम मौसम का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। इसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता जाता है। ये सामान्य सी बात है कि जैसे जैसे आप ऊपर पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होगा, और इस यही कारण है कि वायुयान में जो बैठे यात्री होते हैं तो फाउंटेन पेन से स्याही बाहर आ जाती है, ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। इसके बाद किसी द्रव में दाब का क्या नियम होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक फार्मूला याद रखें, HdG बराबर दाब। ये H क्या है तो बिंदु की गहराई है, D क्या है द्रव का घनत्व है, G क्या है गुरुत्वीय त्वरण क्या है। तो अगर इन तीनों का गुणा कर दिया जाए तो द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण जो द्रव दाब है द्रव की सतह पर कैसा होगा ये निर्धारित किया जा सकता है। दाब अगर निकालना है तो इन तीनों को गुणा कर दीजिए, गहराई, घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण को। तो दरअसल कुछ नियम हैं द्रवों में दाब के कि स्थिर अगर द्रव है और समान क्षैतिज तल है तो समान गहराई, यानी कि किसी भी गहराई पर सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब समान होता है। तो किसी भी गहराई पर द्रव का जो दाब होता है वो समान होता है। और इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। तीसरी बात है किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। चौथा नियम क्या है, द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। इसके बाद इसमें जो अगला है वो है द्रव दाब संबंधी पास्कल का नियम। पास्कल का नियम क्या कहलाता है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट है, दो कथन है। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान होता है। दूसरा कथन कहता है कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर जब बाह्य दाब आरोपित होता है तो यह बिना कमी के सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। ये पास्कल का नियम है। इसी आधार पर हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस काम करते हैं। गलनांक और क्वथनांक का क्या प्रभाव पड़ता है दाब का, तो जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है गर्म करने पर, अगर किसी चीज़ को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ रहा है तो उसका गलनांक भी बढ़ेगा दाब बढ़ने पर। जैसे मोम, घी, इनका अगर गर्म किया जाएगा तो इनका आयतन भी बढ़ेगा, इनका तो इसीलिए उनका दाब भी बढ़ाएंगे तो गलनांक बढ़ेगा। इसी प्रकार गर्म करने पर जिनका आयतन घटता है तो उनका गलनांक भी कम हो जाएगा, जैसे कि बर्फ़। और जो बॉइलिंग पॉइंट है क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सभी द्रवों का क्वथनांक जो है वो दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा तो सभी द्रवों का क्वथनांक जो है दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर वगैरह में इसीलिए उसका जैसे ही दाब जो है बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और खाना अच्छे से पक जाता है। श्यानता की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। श्यानता क्या होती है, कोई भी द्रव हो या गैस हो तो इनके बीच में जो लेयर होती हैं उनके बीच में किस प्रकार से गति हो रही है, तो उस गति को रोकने का एक गुण होता है, घर्षण बल होता है, उसी कहते हैं श्यानता, विस्कोसिटी। तो दरअसल उनमें जो कोहेसिव फोर्स होता है ना उसी के कारण ये होती है। तो जैसे गैस है तो गैस में द्रवों की तुलना में श्यानता बहुत कम होती है, इसलिए गैस बड़ी तेज़ी से उड़ता है और द्रव धीरे धीरे चलता है। ठीक है, और जब अगर ताप बढ़ा दिया जाएगा तो द्रवों की श्यानता तो घटेगी लेकिन गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। इसका जो श्यानता गुणांक होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो किसी तरल की श्यानता को इसी से मापा जाता है। मात्रक होता है इसका डेका पॉइंट या पॉइजली या पास्कल सेकेंड, और इसे ईटा द्वारा दर्शाते हैं। एक होता है सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी तल में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग गुरुत्व त्वरण के कारण बढ़ता जाता है, किंतु कुछ समय पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। जैसे वर्षा की जो बूंदें हैं वायुमंडल में एक नियत वेग से सीमांत वेग धारण करने के बाद उसी वेग से नीचे आती हैं। उसके बाद आइए देखते हैं धारा रेखीय प्रवाह में। तो प्रवाह की चाल, उसकी दिशा जो है अगर निश्चित बनी रहती है तो धारा रेखीय प्रवाह कहलाती है। इसी पर काम करता है बर्नौली का सिद्धांत। ये क्या है बर्नौली का सिद्धांत, तो बर्नौली का सिद्धांत कहता है कि जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत होता है।
तो कुल ऊर्जा कौन कौन सी होगी, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सबका योग जो है वो कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। इसका अनुप्रयोग बर्नौली के सिद्धांत का प्रयोग कहाँ होता है, तो तेजी से चलती हुई गाड़ी के समीप प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति तथा अन्य वस्तुओं का गाड़ी की तरफ खिंच जाना। दूसरा, हवाई जहाज को ऊपर उठाने में इसका प्रयोग होता है। और आंधी में टिन की छत का उड़ जाना भी बर्नौली के सिद्धांत का अनुप्रयोग माना जाता है। घनत्व कैसे निकाला जा सकता है, तो घनत्व को द्रव्यमान बटे आयतन से घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। इसकी इकाई होती है किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो किसी पदार्थ की इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। जो अपेक्षिक घनत्व है, तो ये पानी के घनत्व से इसकी तुलना की जाती है, तो यही सापेक्षिक घनत्व अपेक्षिक घनत्व आपका इसमें होता है। एक थोड़ा सा क्वेश्चन ये बनता है कि अभी हमने पढ़ा था कि जो बर्फ़ का घनत्व होता है जल के घनत्व का 9/10वां होता है। तो शुद्ध जल जो है बर्फ़ में 90% भाग पानी के अंदर, 10% भाग पानी के बाहर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागरों में जो प्लावी बर्फ़ दिखाई देती है, तो प्लावी बर्फ़ जो होती है उसका 8/9वां भाग जल की सतह के अंदर बना रहता है। और जो समुद्री जल, कारण ये होता है कि समुद्री जल लवणीय होने के कारण अधिक घनत्व का होता है, लेकिन इससे निर्मित बर्फ़ लवणीय नहीं होती, वह शुद्ध होती है। अतः आइसबर्ग का 1/9वां भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है। कुछ प्रमुख आविष्कार हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। किसने किसका आविष्कार किया है। आविष्कार हैं और आविष्कारक हैं। भाप इंजन के आविष्कारक हैं जेम्स वाट। एक्सरे मशीन के आविष्कारक हैं रोएंटजन। दूरबीन के आविष्कारक हैं गैलीलियो। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं सोल्स। रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। डायनेमो को खोजा था माइकल फेराडे ने। और टेलीफोन के आविष्कारक हैं ग्राहम बेल। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी एडिसन ने। फाउंटेन पेन वाटरमैन ने खोजा था। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल की खोज थी। टेलीविज़न जॉन बेयर्ड की खोज थी। और लेज़र है वो उसका था थियोडोर मेमैन। राडार की खोज की थी रॉबर्ट वाटसन ने। और सेफ्टी लैम्प की खोज की थी डेवी ने। तो ये रहे प्रमुख आविष्कारक। इसके बाद एक प्रैक्टिस सेट आएगा और काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है यांत्रिकी का, लगभग 90 क्वेश्चंस का है। तो इसको हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जो इसका अगला चैप्टर आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हम लोग पूरी बुक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इसको एक बार देखने के बाद बुक पढ़ते हैं तो आपकी बुक बहुत आसानी से अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। और कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो भी आपको पढ़ने हैं जो वो आपको पता चल जाते हैं। इसके बाद अगला चैप्टर आएगा ऊष्मागतिकी यानी कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।